રાજા રજવાડાનું અંગ્રેજોનું રાજ હતું, મુગલોનું રાજ હતું, तो देश आजाद हुआ। तो आजाद होने के बाद ये राज किसका रहा? देश आजाद हो गया तो राज जनता का रहा। अब सारी की सारी जनता लोकसभा विधानसभा में जाके बैठ नहीं सकती है, तो जनता को अधिकार दिया कि हर 5 साल में तमन वोट आलवानो अधिकार है। तमार नेता, तमार विधायक, तमार सांसद, तमार सरपंच, तमार प्रधान कौन रहेगा, इसको चुनने का अधिकार जनता को दिया। लेकिन आजादी के बाद हुआ क्या? अपने बाप दादा नटला मानसिक रूप से कमजोर करी मिल्या कि पेल कोण नेता है ही नहीं जोता। पेल माइक लिंक कोण प्रचार करतो के तू फुला माते आलो ते अपने बाप दादा वोट हलवा जाता केने हलवा तो फुला नेम केत, लेकिन फुला वालों है कोणी पतो नहीं। उस आदमी का नाम क्या है, उसका चरित्र क्या है, उस आदमी की विचार कैसे है, कोई लेवो देवो नहीं। मैंने लोकसभा चुनाव में भी पूछा था, आज भी कहूं जैसे कि मैं आज सांसद हूं, लेकिन मेरे से पहले सांसद कौन था? आप सबने वोट दिया होगा। कौन हो तो? मांझी पे तो पहला था, क्योंकि हम कंफ्यूज हैं। क्योंकि आपने हो के जो प्रसार वाले हो कीधु फूला माते कणक के जो आतवाड़ा माते प्रसारित थे जो, लेकिन आतवाड़ा आती है कि मनक है जुजुकारी केवो है, केवा विचार है, केवी सोच है, कभी नहीं देखा। तो आजादी के बाद यही हुआ। पहले के जो पेड़ खजूर ममरी आलियां, इन राष्ट्रीय पार्टियों की नीति रही है, ये लोग ये सोचते हैं कि चुनाव की पहली रात कत्ल की रात इनकई, और उनके दिमाग में एक ही रहता है कि चुनाव के पहली रात को कुछ खिला पिला दे दो ताकि हम मद में जाइन वोट आली अभी। मतलब इनकी सोच ये रहती है कि चुनाव से अगर 4 दिन पहले भी खिला दिया तो ये भूल जाएंगे, और ये रहता है कि चुनाव की पहली रात ही खिलाओ पिलाओ ताकि हल्का हल्का करण में जाके वोट दे देंगे। इसमें गुनाह उनका भी है, लेकिन गुनाह हमारा भी है। और पर मुझे लगा इस लोकसभा चुनाव में इस भूल का रगड़ा निकाल दिया आप सबने मिलके। खादो लीदो सब कीदो, लेकिन वोट नहीं आ जा। ये एहसास करा देना है कि हमारा वोट पेड़ खजूर ममरी ने या हरो आधार थे कि वोट नहीं आलवाना, अमूल्य वोट है। इन सारे राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं के दिमाग में यह रहता है कि देश का आदिवासी दलित पिछड़ा है, जो गरीब समाज है, उसको तो चुनाव के पहली रात या 2 दिन पहले उनको खिला पिला दे दो ताकि ये वोट दे देंगे। आज लोकसभा चुनाव में आपने झटका दिया तो थोड़ी बहुत अक्कल आई, लेकिन फिर भी दिमाग में उनके यही है ना ये तो कुछ समय गुमराह हो गए थे, वापस खिला पिला देंगे, वोट देते। और लोकसभा चुनाव की जो बात है, जब मैं सांसद बन के लोकसभा में गया तो पतला दुबला ही हूं, तो कई जनों ने ठीक है, लेकिन जैसे मेरी शपथ हुई और नाम यह हुआ कि बांसवाड़ा से सांसद, तो सबकी निगाहें मेरे ऊपर थी। उसका मेन कारण यह था कि मोदी जी की सभा हुई थी बांसवाड़ा में और नारे बाप पार्टी के लगे थे उस सभा में। पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने पूरे देश में भ्रमण किया, लेकिन सबसे ज्यादा लंबा भाषण 45 मिनट के आसपास सिर्फ बांसवाड़ा में दिया था। और ये आलता आलता भूलिए गया था हूं आलवो पता नहीं के भारत ने पाकिस्तान ने सोरन होरन हज्जर करना चाहिए, तो मंगलसूत्र डूबन होबा सब है तो बेगा करना चाहिए भाषण में। तो पूरे देश के बुद्धिजीवियों का दिमाग में था कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा विवादित भाषण बांसवाड़ा में दिया था, और बांसवाड़ा की जनता इतनी समझदार थी कि 2,47,000 से ऊपर मत देके भाजपा के नेताओं को तमाचा मारा लोकतंत्र वाला।
कई लपटो बाजो लोकतंत्र में ये देखा है नहीं, लेकिन धमाको कई ज्यादा करे और वो आप सबने करके दिखाया। उसके लिए पूरे देश की निगाहें मेरे पे थी कि ये सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर से, और ये लोकतंत्र की ताकत थी। ये एहसास हो गया था कि अब आदिवासी दलित पिछड़ा समाज, गरीब समाज आपके बोटी बोतल में आने वाला नहीं है। ये समझ चुका है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन जमीन लूटने वाले हैं, कौन जमीन बचाने वाले हैं। आज ये लोग कहते हैं कि बाप पड़े हूं कि तू, आज सांसद बने 1-1.5 साल हो रहा है पड़ा। आज इस क्षेत्र के अंदर जल जंगल जमीन की बात आती है, क्या दूसरी पार्टी बढ़ा के खड़े रहते? आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए राष्ट्रीय पार्टी के नेता कब आके खड़े रहे? अभी रिको की वाली बात आई है, पहला हूं कि डबल इंजन ने सरकार है हूं कि ना ये तो विकास है, विकास करना पड़ेगा। आदिवासियों की जमीन उजाड़ के विकास नहीं हो सकता, आदिवासियों के घर उजाड़ के, आदिवासियों का जीवन बर्बाद करके विकास, ऐसा विकास नहीं चाहिए। ये बार कहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में तो मजा पड़ी गया, होनो नकड़ा मुके सोना सोना निकल रही करे। क्या ये सोना निकाल के हमको देने वाले, आदिवासी समाज को, गरीबों को देने वाले ही क्या? ये जिस जमीन पे आदिवासी बैठा है उसको पट्टा नहीं है, उसको कह रहे अतिक्रमणकारी है। और मैं कई बार कहता हूं कि ये हकदार और अतिक्रमणकारी कब मानते हैं? कागज, अगर कागज का पट्टा हमारे पास है तो वो कहेंगे हाँ ये मालिक है, और कागज नहीं है तो वो कहेंगे अतिक्रमणकारी है। तो हमारे पास कागज आया कब? किसी भी परिवार में, किसी भी व्यक्ति या किसी भी समाज में कागज कब जाएगा? कागज और कलम जब शिक्षा जाएगी तो कागज कलम जाएगा। तो इस देश के आदिवासी दलित पिछड़ों के समाज में शिक्षा कब गई है? अन्य जटला से 50 साल ऊपर वाला आदमी है या 40 साल ऊपर वाला आदमी कार्य स्कूल तुम्हें गया? क्योंकि आपके समय स्कूल थी नहीं, और होगी तो भी पहली दूसरी मुश्किल थी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो आज 50 साल की उम्र प्राप्त, मतलब 50 साल की उम्र क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करने वाले हैं, इनको स्कूल नसीब नहीं हुई है। और स्कूल नसीब नहीं हुई इसका मतलब शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, और शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए मतलब कलम कागज नहीं समझ पाए, और कलम कागज समझ नहीं पाए तो हम हमारी जमीन का अलॉटमेंट या हमारा पट्टा नहीं ले पाए। जो आदिवासी आजादी से पहले मकान बना के बैठा हुआ है, कब्जा करके बैठा हुआ, खेती बाड़ी कर रहा है, कुआ बावड़ी निकाल रखी है, लेकिन इसके पास कागज नहीं है, तो क्या कह रहे हैं? अतिक्रमणकारी। अडानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, 10 दिन पहले आ रहे हैं, और उनको 10 दिन में कागज बन रहे हैं और कह रहे हैं ये तो जमीन के मालिक है। इसलिए हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे हमको संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर लड़ना पड़ेगा। तो किससे लड़ना है और संगठित कैसे होना है? हम कह रहे हैं संगठित होना है, तो संगठित कैसे होना है? एक थावो पड़े, हमको हफ्ते थावो पड़े, 12 बुजुर्ग मदा उतने पड़ेगे, हिंद्रथी की मदद थोड़ा सकता पड़े। वैचारिक रूप से, दिमागी रूप से, वैचारिक रूप से एकजुट होना है, मजबूत होना है। और लड़ाई किससे लड़नी है? लड़ाई कागज और कलम से लड़नी पड़ेगी। आजादी से पहले हमारे पे जो आक्रमणकारी आए, जो शोषणकारी आए, राजा होंगे, मुगल होंगे, अंग्रेज थे, तो ये हथियारों से वार करते थे, बंदूकों से, तोपों से, तलवारों से हमारे पे अत्याचार करते थे। तो हमारे पूर्वज उसका मुकाबला भी तलवारों से, लठों से, तीर कमान से, हथियारों से उसका मुकाबला करते थे, तो हम जीत जाते थे। तो आजादी से पहले जो अत्याचार करने या शोषण करने आ रहा था, वो हथियारों से, उसका हथियार क्या था? तोप था, बंदूक थी, तलवार थी, उस हथियारों से हम पे अत्याचार करता था, तो हम भी उसी के साथ बढ़ते थे, उनको भगा देते थे। आजादी के बाद अभी क्या हो रहा है? हम पे अत्याचार जो हो रहा है वो किससे अत्याचार हो रहा है? कलम और कागज से। आप पटवारी हैं, पुलिस वाला है, होली नामे ऑर्डर है हम कहीं नहीं कहीं सरकार नो आदेश है, कागज ली मराए पस तमन कहीं तमार लावो एम कहीं
ये मत कहेंगे। तो आज वाली लड़ाई कलम और कागज से लड़नी है, और कलम और कागज से लड़ाई तभी लड़ पाएंगे हम शिक्षित हो पाएंगे, और शिक्षित भी अच्छी क्वालिटी वाला एजुकेशन। तो आज की लड़ाई कलम और कागज से लड़नी है, इसलिए हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। आज की लड़ाई हर्जा कामटी राखीस पड़े हाथे, ये हमारा आभूषण है। जिस तरह से सिख समाज का जो है आईएएस होगा, कलेक्टर होगा, मंत्री होगा, फिर भी सिख समाज की वो कटार रखते हैं, रखते कि नहीं रखते? तो इसी तरह आदिवासी समुदाय का भी आभूषण है गोफन और तीर कमान। वो हथियार नहीं है, वो आभूषण है हमारा। लेकिन लड़ाई अभी की जो लड़ाई है वो कागज और कलम से लड़नी पड़ी।